बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बायोलॉजी बुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। बायोलॉजी इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड है और हमारा चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर सेकंड है हमारा। लास्ट टाइम जब हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको ओरिएंटेशन दी थी। उसमें हमने आपको बताया था कि कितने चैप्टर हैं हमारी सेकेंड ईयर बायोलॉजी के, कितने नंबर का पेपर है, किस तरह पेपर पैटर्न होता है, और हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि डिजीज़ के बारे में लिखने के लिए कौन कौन से हमारे पास स्टेप होने चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर 15। हमारा फर्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस एंड इट्स मैकेनिज़्म। होम्योस्टेसिस और मैकेनिज़्म सारे पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो इसी पे बेस करता है। होम्योस्टेसिस क्या है और इसके मैकेनिज़्म कितने हैं और उनमें हम किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस। सबसे पहले होम्योस्टेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस ओरिजिन हम डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। नंबर फर्स्ट है होम्यो। होम्यो के मीनिंग्स हैं सेम या कांस्टेंट, एक जैसा, एंड स्टेसिस के मीनिंग है कंडीशन। तो होम्योस्टेसिस के मीनिंग क्या होंगे? एक जैसी कंडीशन, एक जैसी कंडीशन को मेंटेन रखना, इसको हम क्या नाम देते हैं? होम्योस्टेसिस। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊं, इस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास में आपने ये चैप्टर जो है इसी नाम से पढ़ा था, होम्योस्टेसिस, और आपका चैप्टर नंबर 11 था। होम्योस्टेसिस का ओरिजिन और इसका बैकग्राउंड हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं डेफिनेशन पे। होम्योस्टेसिस में हम इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब डेफिनेशन इसके हम कैसे डिटेल बताते हैं। द प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत करना, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन। हार्म्स नुकसानात, फ्लक्चुएशंस कहते हैं चेंजेस को, तब्दीलियाँ, जो कि किसके अंदर हो रही हैं? हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। देखिए बेटा, आजकल सीज़न जो है वो समर सीज़न है और इस समर सीज़न में हम देखते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब ये गर्मी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी इफ़ेक्ट करती है, हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। तो इससे बचने के लिए हम अपने अंदर कौन कौन सी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी हम अडेप्टेशंस करते हैं, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स होम्योस्टेसिस की हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल कोड की गई हैं। नंबर फर्स्ट जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब अगर समर सीज़न है या विंटर सीज़न है, समर सीज़न में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को भी टच करता है। कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी 50 हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, या इसमें माइनर सा चेंज आता है और वो रेंज के अंदर आता है। रेंज को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर। 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.8 डिग्री सेल्सियस जो है ये रेंज है। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज़ 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखा जाए तो इनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो 1 ग्राम होती है 1 लीटर के अंदर। अब देखें, सुबह के टाइम हम नाश्ता करते हैं, ब्रेड लेते हैं, क्या वो ब्रेड 1 ग्राम थी? नहीं, ब्रेड की तादाद जो थी या उसकी अमाउंट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो 1 लीटर ब्लड के अंदर कितनी रहनी है? 1 ग्राम। 1 लीटर का मतलब 1000 ml में 1 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो होम्योस्टेसिस के बारे में हमने देखा कि ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जिससे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और इसमें हमारा ब्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जिसको हम कंट्रोल सिस्टम का नाम भी देते हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है। अब क्या हमारी बॉडी के अंदर भी उसी के मुताबिक चेंजेस आती हैं? नहीं। आप अगर वाकिफ़ हों तो दो टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक को हम नाम देते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और दूसरे को हम नाम देते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करें, और वार्म ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज नहीं करते।
तो इसलिए उनको डिफरेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आगे हमारे पास है हेडिंग हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। देखिए होम्योस्टेसिस को हमने डिस्कस कर रहे हैं, पूरा हमारा चैप्टर है होम्योस्टेसिस के बारे में। इसकी क्या अहमियत है, क्यों ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंस है सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म नॉर्मल बॉडी फंक्शन। देखिए हमने खाना खा लिया, इसमें ब्रेड बहुत ज़्यादा थी, ब्रेड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा था। अब ग्लूकोज की अमाउंट हमारी बॉडी में भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हम होम्योस्टेसिस के ज़रिए क्या करते हैं, उस ग्लूकोज की अमाउंट को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह समर सीज़न के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं किसके ज़रिए, होम्योस्टेसिस के ज़रिए। इसलिए हमने बताया कि ये क्या है, सेंट्रल बुनियादी ज़रूरत है एक ऑर्गेनिज़म की, ताकि वो अपने बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल परफॉर्म करता रहे। सेकेंड हमारे पास सिग्निफिकेंस है इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनेबल मीन इस काबिल बनाता है एक ऑर्गेनिज्म को कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं अपने आप को सर्वाइव करा सके। थर्ड हमारे पास है एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग चांसेस इंक्रीजेस। देखिए जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हम उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं। सर्वाइविंग चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ सिग्निफिकेंस है होम्योस्टेसिस की, एन ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट चेंजेस इन इट्स बॉडी ड्यू टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ तक। अब देखिए सीज़न समर का है, इसमें हम क्या करते हैं, बारीक क्लॉथ्स जो हैं ये वेयर करते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं, धूप वाली जगह पे नहीं जाते, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये हम अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। दूसरा हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंज आता है, ये अडेप्टेशंस हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। 3 टाइप्स हैं अडेप्टेशन की। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, सेकेंड को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, और थर्ड जो है वो हमारे पास है फिजिकल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जो है इसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में हम अपनी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करते हैं। वो क्या है, हमारी बॉडी में स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये पसीना स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट प्रोड्यूस होने से हमारी बॉडी जो है वो क्या होती रहती है, कूल होती रहती है। आपने पढ़ा होगा कि एवापोरेशन जो है वो बायस बनती है किस चीज़ का, कूलिंग का। अब देखिए ये तो हमने की अपनी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन। अब इस अडेप्टेशन का फ़ायदा क्या है, होम्योस्टेसिस जो है ये कंट्रीब्यूट करती है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, एंसिस्ट्रल हिस्ट्री। अगर हम अपने एंसिस्टर को देखें तो उनके कद बहुत ज़्यादा बड़े थे, यानी आजकल जो नॉर्मल है वो तकरीबन 5 से 6 फुट है, लेकिन अगर माजी में देखें 50-100 साल पहले देखें तो 7-8 फुट कद थे। इसका मतलब क्या, वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक रहते थे, हम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक रहते हैं। 50 साल पहले एसी का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब देखें एसी जो है वो हम चला रहे हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये आखिरी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत अहम है, वो इसलिए कि ये कंट्रीब्यूट कर रही है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे हम साथ साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करते चले। एमसीक्यूज़ क्या आता है, पहली सिग्निफिकेंस को देखें, पूछा जाएगा Which of the following is the central requirement of an organism to perform normal body function? ऑप्शन ए होगा ऑस्मोरेगुलेशन, बी होगा एक्सक्रीशन, सी होगा थर्मोरेगुलेशन और डी होगा होम्योस्टेसिस। तो हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, होम्योस्टेसिस। फोर्थ पे देखें तो फोर्थ में होम्योस्टेसिस जो है कंट्रीब्यूट कर रही है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। अब ये भी एमसीक्यू आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, होम्योस्टेसिस। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, आप इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑन बॉडी। देखिए चेंजेस हो रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर, अब इन चेंजेस का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है वो चेंज इन वाटर कंसंट्रेशन। देखिए समर सीजन है, हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे इम्बैलेंस ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी से साल्ट्स रिमूव होते हैं, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है उसके अंदर क्या आ गया है, इम्बैलेंस आ गया है। थर्ड हमारे पास है फ्लक्चुएशन या चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज करते हैं।
देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है समर सीजन में, 50 डिग्री सेल्सियस को टच करता है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये थर्ड इफेक्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारी बॉडी के ऊपर। फोर्थ है चेंजेस इन बॉडी वेस्ट कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंज आता है। एग्जांपल दी गई है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट की अमाउंट जो है वो क्या करती है, डिक्रीज या इंक्रीज करती है। फिफ्थ अफेक्ट्स है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, और वो क्या है, अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स। मेटाबोलाइट्स किसे कहते हैं, दीज आर द मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं मेटाबॉलिज्म में, इनको हम इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हम अपनी बॉडी से इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और हार्मोन्स की कंसंट्रेशन के अंदर भी क्या आता है, चेंज आता है। तो ये 5 इफेक्ट्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हमारी बॉडी के ऊपर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जो कि बहुत अहम है, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस के अंदर कौन कौन से हमारे मैकेनिज्म हैं, इन्हीं मैकेनिज्म को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। जनरली 3 मैकेनिज्म जो है होम्योस्टेसिस के वो डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को। ऑस्मो रेगुलेशन ये भी ग्रीक वर्ड है। ऑस्मो का मतलब है वाटर एंड सोल्यूट्स और रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन आवर बॉडी। डेफिनेशन को देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर and solutes generally between organism and its environment is called osmoregulation। देखिए दोबारा मैं बताता हूँ आपको, गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स, हमारी बॉडी के अंदर वाटर का और सोल्यूट्स का गेन यानी एंट्री होती है और लॉस यानी रिमूव होते हैं। अब ये गेन एंड लॉस किसके दरमियान होता है, देखिए ऑर्गेनिज्म और इसके इन्वायरमेंट्स के दरमियान आमतौर पर। अब इसी चीज़ को हमने क्या करना है, मेंटेन करना है, यानी वाटर और सोल्यूट्स जो हैं दोनों को बैलेंस में रखना है। एग्जाम्पल हमारे पास है, गर्मियों में हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स की भी कमी हो जाती है, पानी की भी कमी हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी ड्रिंक लेमन वाटर इन समर सीजन। गर्मियों के सीज़न में हम लेमन वाटर, जिसको हम स्कंजी कहते हैं, नींबू पानी जिसे हम कहते हैं, वो ड्रिंक करते हैं। नींबू के अंदर साल्ट्स प्रेजेंट हैं और पानी जो है, पानी हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जो है उसको क्या करता है, पूरा करता है। तो ये था ऑस्मो रेगुलेशन, पहला मैकेनिज्म। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स भी स्टडी करेंगे और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, सेकंड मैकेनिज्म है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हम करते हैं, द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेसिफिकली नाइट्रोजिनस वेस्ट आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया कि मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, उनको हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट खास तौर पर नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट मीन ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये तीनों जो है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अब इनको हमारी बॉडी से क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल है रिमूवल ऑफ यूरिया, यूरिया को रिमूव करना विद यूरिन इन ह्यूमन बीइंग्स। यूरिन कहते हैं पेशाब। ह्यूमन बीइंग्स जब पेशाब करते हैं तो इसके साथ किस चीज़ को ये रिलीज़ कर रहे होते हैं, यूरिया को रिलीज़ करते हैं, जो कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब यहाँ पे एक और बात मैं डिस्कस करता चलूँ। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। क्या इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा? यस, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए वाटर और साल्ट्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हम उसको मेंटेन करते हैं, और कैसे, ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए। सेकंड, नाइट्रोजनस वेस्ट। देखिए ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन इसको भी हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये था एक्सक्रीशन। थर्ड मैकेनिज्म है थर्मोरेगुलेशन। ये भी ग्रीक वर्ड है। थर्म मीन्स हीट या टेम्परेचर, और रेगुलेशन के मतलब है मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या है कि मेंटेन करना किस चीज़ को, हीट यानी टेम्परेचर को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करना। डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन है थर्मोरेगुलेशन की, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को हमने क्या करना है, मेंटेन करना है। किसके अंदर, टॉलरेबल रेंज के अंदर। टॉलरेबल रेंज का क्या मतलब है
यानी ऐसी रेंज जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हो। और ये रेंज क्या है? ये रेंज मैंने आपको बताई है 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपनी बर्दाश्त की हद में रखते हैं ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो किसकी मरहून मिन्नत हैं? वो इंजाइम्स। मरहून मिन्नत कहते हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, किसकी बदौलत हो रहे हैं? वो इंजाइम की वजह से। अगर इंजाइम, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, इंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एक इंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। तो इसी वजह से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा तो इंजाइम डी नेचर हो जाएंगे, इंजाइम सही तरीके से काम नहीं करेंगे। जब इंजाइम काम नहीं करेंगे तो बॉडी के केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। जब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है ये क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये मेंटेन करना पड़ता है हमें आम तौर पर, यानी अगर ह्यूमन जो है वो एक रूम टेम्परेचर में बैठा है तो इसका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर गर्मियों का सीज़न है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अपर रेंज को यानी 37.8 वाली रेंज को टच करेगा। और इसी तरह अगर समर का सीज़न है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.1 वाली रेंज को टच करेगा। तो ये था जी हमारा पहला लेक्चर, होम्योस्टेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, चैप्टर नंबर 15। आज का हमारा लेक्चर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ये MCQ है। अब इसी में डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में सबसे पहले आप इसके वर्ड जो है इसके मीनिंग्स बताएंगे, फिर इसकी डेफिनेशन बताएंगे और साथ में एग्जाम्पल। तो ये आपको 2 नंबर मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। सेकेंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के अंदर भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में आप इसकी एग्जाम्पल भी बताएंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। पिछली स्लाइड पे आते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, इसके वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एक। ऊपर इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 5 हमने यहाँ पे इफेक्ट्स बताए हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो कि हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, इसमें हमने 2 MCQ भी डिस्कस किए हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है इसमें भी MCQ है और पॉइंट नंबर 4 जो है इसके अंदर भी MCQ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद होम्योस्टेसिस, ये तो अंडरस्टूड है कि होम्योस्टेसिस कई दफ़ा आ चुका है एनुअल पेपर्स में। होम्योस्टेसिस सबसे पहले आप इसके वर्ड के मीनिंग बताएंगे, फिर इसकी डेफिनेशन बताएंगे और फिर साथ में 2 आप एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह बायोलॉजी बहुत आसान है। अगले लेक्चर में हम बायोलॉजी की, सेकेंड ईयर बायोलॉजी की पहली डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम से आपको समझाएंगे अगला लेक्चर। और सेकेंड ईयर, जिस तरह पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी बहुत आसान है बजाय फर्स्ट ईयर के। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा पहला लेक्चर यानी चैप्टर नंबर 15 का पहला टॉपिक समझ आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ही था ये और MCQs के लिए था। इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं थी, बस कंसेप्ट ही था होम्योस्टेसिस का और इसके मैकेनिज़्म का। तो नेक्स्ट उम्मीद करते हैं अगले लेक्चर में हम इसी उम्मीद के साथ कि हमें ये लेक्चर समझ आएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपने घर वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रूकफील्ड पाइंदाबाद।